हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम एक नया पेपर शुरू करने जा रहे हैं जो आपके बीएससी फाइनल में भी यूजफुल है और एमएससी में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसके साथ ही फिजिक्स के जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप फेस करते हो वहां पे इस सब्जेक्ट का सबसे अहम योगदान रहने वाला है और आपका जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तक इससे पहले जो चीजें हम पढ़ के आए हैं उससे ये किस तरीके से रिलेट करेगा वो हम देखेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक्चुअल में है क्या। देखो, मैकेनिक्स जो है उसका मतलब क्या है आप पहले भी जानते हैं। मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स का मतलब है कोई सिस्टम या पार्टिकल्स की डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल और सिस्टम मतलब आपके पास बहुत सारे पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, उसके डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। डायनेमिक्स का मतलब किस तरीके से वो मोशन करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, उस पे फोर्स क्या लग रहा है, क्या क्या उसके वेरिएशंस हो रहे हैं, किस तरीके से एक्सीलरेशन बदल रहा है, क्या उसके ग्राफ्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम इस डायनेमिक्स में डिस्कस कर रहे हैं जिसको हिंदी में गतिकी बोला जाता है। तो यांत्रिकी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। अब यांत्रिकी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले जो थी वो थी आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद आपके पास आती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो दो टाइप हम इसके डिस्कस करें, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां रह गई थी कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हम ये क्वांटम मैकेनिक्स कहां से डिस्कस करेंगे, तो क्या क्या चीजें हम। तो सबसे पहले ब्रीफली हम ये देखते हैं कि ये कौन सा मैकेनिक्स का कौन सा टाइप और क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो ब्रीफली हम एक बार देखते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है और क्वांटम मैकेनिक्स, हम इनको इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है वो होती है आपकी डायनामिक्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और सिस्टम। मतलब ये ऐसे पार्टिकल या सिस्टम की डायनामिक्स होती है, उनके बारे में आपको बताती है जो मैक्रोस्कोपिक होती है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसको आप अपनी आंखों से देख सकें, जो आप जिनको फील कर सकें, जिनको देख सकें, उनके बारे में आपको ये बताती है। जिनका शेप आपके पास ये हो कि हाँ ये इतना बड़ा शेप है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा हो, तो उनको आप मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो उनकी जो डायनामिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप डिस्कस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरली है वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है न्यूटन के इक्वेशंस द्वारा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें आपको बताते हैं जनरली जो भी फॉर्मेट है, और वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा है फोर्स लॉ, और तीसरा है आपके पास एक्शन रिएक्शन लॉ। ये तीन चीज आप इसमें पढ़ते हैं। तो इनके बिहाफ पे सारी एक्सप्लेनेशन हम इनसे डिड्यूस करते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। अब बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो अगर हम बात करें डायनेमिक्स की बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो डायनेमिक्स होती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्यों होता है, रीजन सारे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो या सिस्टम्स बोल सकते हो। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिनको हम आंख से नहीं देख सकते, जैसे एटॉमिक हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की साइज हो गई, एटम स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, उनको माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। जिनको हम इजीली देख नहीं सकते हैं उनकी डायनेमिक्स इससे डिस्कस की जाती है। ठीक है, अब एक चीज और, क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटी है वो वेरी मच लेस देन सी होनी चाहिए, और यहां पे भी जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वेरी मच लेस देन सी, अदरवाइज यहां पे रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट लग जाएगा। तो यहां पे ये चीजें हो गई। तो हम इसमें तो माइक्रोस्कोपिक की डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं, इसमें मैक्रोस्कोपिक की डायनामिक्स को डिस्कस किया जाता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं ये किस पे बेस्ड होती है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट है वो बेस्ड होता है न्यूटन के लॉज पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होता है, जो आपको इजीली इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। इतनी चीजें हो गई। अब देखें कि आपके पास
डायनेमिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के द्वारा। अब ये जो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को जस्टिफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम बात करें इनको, अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ आप पढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर इन क्लासिकल पार्टिकल्स की या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समझना क्या होगा। अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब यहां पे ये है कि अगर आपके पास ये अलग ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच ये हो गई, एक ये हो गई आपके पास, ऐसे ही इसमें होगी एक एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो ये चार आप ब्रांचेज इनकी जनरल डिस्कस करते हैं। जो 4 रियलम्स होते हैं इसके ये इस तरीके से होते हैं। एक ये हो गया आपके पास, ये हो गया। अब देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या है, जब आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो कंपेरेबल टू सी हो जाए या ग्रेटर देन सी हो जाए, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, उसके लगभग बराबर हो जाए, तब आपके पास ये कंसेप्ट सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं देते हैं, तो आपके पास उस पे आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाई जाती है। आइंस्टीन की क्या लगाई जाती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर स्पीड आप इंक्रीज कर दें, स्पीड कहां तक इंक्रीज कर दें, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आप अगर उसकी स्पीड कर दें इन्हीं पार्टिकल या इन्हीं सिस्टम्स की, तो उन पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो दो ये चीजें हो गई। सिमिलर वे में हम अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, अगर क्वांटम मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सिस्टम की वेलोसिटी सी से बहुत कम है, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट लगा पाएंगे वहां पे। लेकिन अगर ऐसे ही क्वांटम पार्टिकल्स का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वेलोसिटी आपके पास v कंपेरेबल टू c हो जाए, मतलब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आपको दिखे, तो हम उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं उसको बोला जाता है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये उसमें अगर हम क्वांटम में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट लगाएं तो वो आपके पास बन जाता है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये चार प्रकार हो गए आपके पास। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसको आप पढ़ चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, और इसको एमएससी प्रीवियस में भी आपको पढ़ना है। एमएससी प्रीवियस में भी आपको पढ़ना है, लैग्रेंजियन डायनेमिक्स वगैरह वहां पे चलेंगे, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, आगे भी इसका काम आपको आने वाला है। अब देखिए बीएससी फाइनल में और एमएससी में आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, ये आपके पास उसमें आएगा, ये आपके एमएससी फाइनल में आएगा या फाइनल सेमेस्टर में आएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर, किस किस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं, और फिर आगे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारे इस सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर देखते हैं कहां से आता है और क्या क्या इसके कंसेप्ट हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो चले तो हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। अब क्वांटम मैकेनिक्स से पहले बात करें, हम थोड़ा सा बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, कि क्लासिकल मैकेनिक्स होते हुए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बहुत पुराना कंसेप्ट है, और क्वांटम मैकेनिक्स तो लगभग 20वीं सदी में आया है। 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स आया, 20th सेंचुरी में। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स तो बहुत सालों से चलता आ रहा है। जब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की डायनेमिक्स को, किसी भी सिस्टम की डायनेमिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता कहां पड़ रही है। तो उसी को डिस्कस करने के लिए मैं आपको टॉपिक जो है वो बता रहा हूं। क्या टॉपिक है आपके पास? आपके पास टॉपिक है इनएडेक्वेसी
ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपके पास है। अभी देखें, इसमें मैं बता देता हूं, क्वांटम मैकेनिक्स तो हमारा सब्जेक्ट है और इसमें पहला जो चैप्टर है, पहला जो यूनिट है, वो हम क्या शुरू कर रहे हैं, मैं उसका भी नाम आपके लिए लिख देता हूं। तो पहला जो यूनिट है आपके पास, वो यूनिट का नाम है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स कहां से आता है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझ नहीं आता है क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और कहां से आ रही है, और ये इंटरव्यू में बहुत चीजें पूछी जाती है इससे रिलेटेड। तो यहां पे देखिए, बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ी, और क्वांटम मैकेनिक्स का जो जन्म है वो किस तरीके से हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिसकी वजह से आपको क्वांटम मैकेनिक्स इवैल्यूएशन करना पड़ा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स का, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स is based on classical mechanics is based on न्यूटन्स 3 लॉज। न्यूटन के 3 नियम पे बेस है। कौन कौन से? पहला आपके पास है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा आपके पास है फोर्स लॉ, और तीसरा आपके पास है एक्शन रिएक्शन लॉ। इन 3 पे आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बेस्ड है। इनके 3 के आधार पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये किस किस को एक्सप्लेन करता है, इनके बिहाफ पे ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या सिस्टम जो होते हैं उनको इजीली एक्सप्लेन कर देता है, या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को। ठीक है, और जैसे हम बात करें, कोई भी आपके पास प्लेनेट हो गया, सन हो गया, उनके बीच की मोशन हो गई, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हो गए, उन सभी को आप क्लासिकल मैकेनिक्स से पढ़ते हुए आए हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसको नहीं कर पाता है? मैक्रोस्कोपिक को तो कर पाता है, लेकिन हमने इसकी इनएडिक्वेसीज देखी, तो वो मैं लिख देता हूं कि क्या क्या है। तो द इनएडिक्वेसीज, अपूर्णता किसमें है? इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट देखिए, जब हमने 20वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए कि हमें यह पता चला कि क्लासिकल मैकेनिक्स उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किए गए। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए नए क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, और वो क्या क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे या कोई नई ब्रांच है उसके कॉन्सेप्ट होंगे, वो डिस्कस किया था। जैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को या एटॉमिक रीजन में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इट डज नॉट होल्ड in the region of atomic dimensions। मतलब एटॉमिक डायमेंशंस के रीजन में इसकी कमांड, इसके जो रिजल्ट है वो
सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं थे, उनको ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पहली चीज हो गई। दूसरा देखें, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होगा आपके पास, तो इसको दूसरा पॉइंट है वो आपके पास होगा, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain the stability of atoms, ना ही एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया। दो चीजें हो गई। तीसरा देखिए क्या क्या इनएडिक्वेसी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। तीसरा जो है वो है आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, एक टॉपिक है आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि उसको करने के प्रयास नहीं किए गए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the spectrum of या the spectra of black body radiation, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हो गए कुछ एक, तो और आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें फोर्थ जो इसकी अनएडिक्वेसी है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा या ऑब्जर्व्ड वेरिएशन of specific heat of metals and gases। अगर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा के जो प्रयोग किए तो वो उसके सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके रिजल्ट भी जब क्वांटम से निकाले गए तो वो रिजल्ट ज्यादा सेटिस्फाइंग थे इन कंपेयर टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो और आगे हम इसकी बात करें तो ये आपके पास origin of discrete spectra, it could not explain the origin of discrete spectra of atoms since according to classical mechanics energy changes are continuous। रीजन भी मैं बता रहा हूं उसका, एनर्जी चेंजेज आर कंटिन्यूअस। देखिए ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब है आपके पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में जो आप पढ़ते हैं डिफरेंट सीरीज पढ़ते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, फुंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो एनर्जी चेंजेज है वो कंटिन्यूअस होते हैं, डिस्क्रीट नहीं होते। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा देगा कहां से जब वो ये बोल रहा है कि आपके पास जो एनर्जी चेंजेज है वो कंटिन्यूअस है, तो इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनके अलावा कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, उनके बारे में भी ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया। तो इन सभी को अगर हम कंबाइंडली डिस्कस करें कि इसमें क्या आता है तो देखिए एटॉमिक डायमेंशन मतलब बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, एटॉमिक की साइज है वो बहुत कम होती है, एटम की स्टेबिलिटी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी माइक्रो कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे काम करता है,
और मेटल्स और गैसेज की अगर हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं तो वो भी माइक्रो पे आती है। और सभी का अगर हम कंक्लूजन देखें तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की तरह काम अगर हम करें, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जैसे एंगस्ट्रम या उससे भी कम ऑर्डर का जो आपके पास है, तो उसको ये एक्सप्लेन करने में, उसके सिस्टम के एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स कैपेबल नहीं था। तो उनके लिए एक नया ब्रांच है, वो निकाला गया क्वांटम मैकेनिक्स। उसका जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, नए ब्रांच का, ठीक है। और उसी को किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में अब बात करते हैं। तो देखें, सीधा सा पता चल गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कमियां थी जिसकी वजह से आपको क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। अब क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म कैसे हुआ, इन कमियों को दूर कैसे किया गया, तो क्वांटम मैकेनिक्स के इवोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले 1900 में मैक्स प्लांक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक और डेट थी 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। डिस्क्रीट रूप से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है कि एनर्जी को उसने बताया कि एच न्यू के डिस्क्रीट क्वांटा के रूप में लिखा जा सकता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यहां पे एन है इंटीजर्स और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या इंसिडेंट रेडिएशन, एच है यहां पे प्लांक कांस्टेंट। तो 1900 में आपके मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने एनर्जी है उसका क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड हो सकती है, डिस्क्रीट हो सकती है। तो एनर्जी के क्वांटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। तो यहां से देखिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 क्वांटा हो जाएगा, एनर्जी का 2 होगी तो 2 क्वांटा हो जाएगा। एच यहां पे प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.64 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। सॉरी, इस तरीके से उसने एक कंसेप्ट दिया और इस कंसेप्ट के आधार पर उन्होंने क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। इस कंसेप्ट के आधार पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, उसको मैक्स प्लांक ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। किसके आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। मतलब जो एक कमी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स में रही थी उसको मैक्स प्लांक के एनर्जी क्वांटाइजेशन द्वारा क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। और यही एनर्जी क्वांटाइजेशन आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स का जन्म माना जाता है। यहीं से क्लासिकल मैकेनिक्स का बर्थ हुआ, इसी के आधार पे क्लासिकल मैकेनिक्स का जन्म माना जाता, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म माना जाता है। एनर्जी क्वांटाइजेशन के आधार पे ही किया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसको फिर भी लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन 1905 में साइंटिस्ट आए, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छा वाला नाम सुना हुआ आइंस्टीन आए। उन्होंने भी इसी कंसेप्ट को यूज किया किसके लिए, लाइट के लिए। और लाइट के लिए यूज करते हुए उन्होंने ये बताया कि लाइट की एनर्जी भी कंटिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट हो सकती है। लाइट की एनर्जी है उसको क्या बताया, वो डिस्क्रीट एनर्जी के पार्टिकल्स हो सकते हैं। लाइट के बारे में क्या बताया कि लाइट है वो कंटिन्यूअस के अलावा डिस्क्रीट एनर्जी के पार्टिकल्स हो सकते हैं। और एक पार्टिकल की एनर्जी उन्होंने एच न्यू बताई और इस एनर्जी का जो पार्टिकल है उसको नाम दिया फोटोन। क्या नाम दिया उसको, फोटोन नाम दिया गया। तो आइंस्टीन ने इसी कंसेप्ट को लगाते हुए क्या किया, फोटॉन्स के लिए या लाइट के पार्टिकल्स की एनर्जी को लाइट को डिस्क्रीट एनर्जी के पार्टिकल के रूप में बताया गया और उन पार्टिकल को फोटॉन्स नाम दिया गया। और इसके बिहाफ पे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या की, व्याख्या की।
तो फिर ये माना गया कि जब ये कंसेप्ट आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में कैपेबल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में कैपेबल है, इसका मतलब इसका रियल में कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। तो यह माना गया है कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप क्वांटम कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे। क्यों क्वांटा, अब यहां पे देखो E इक्वल टू एन एच न्यू है, क्वांटा कहां से आया? अगर n की वैल्यू आप 1 2 रखोगे तो n की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपके पास एनर्जी का एक क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी। और इसी क्वांटा वर्ड से क्वांटम का क्या हुआ? जन्म हुआ है। तो एनर्जी के क्वांटाइजेशन रूल से आपने इसको डिस्कस किया और यहां से इसका जन्म हुआ। इसके बाद इसको फर्दर और डिस्कस किया गया जब रदरफोर्ड और नील्स बोर ने मिलकर क्या किया? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया 1911 में। जब उन्होंने किया तो 1911 में प्रयास किया, फिर 1913 में नील्स बोर ने 1913 में क्या दिया आपको? बोर मॉडल दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया गया, जिसमें उन्होंने भी क्वांटम कंसेप्ट को, इस एनर्जी के क्वांटाइजेशन को यूज में लेते हुए क्या बताया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो एटॉम के चारों तरफ चक्कर, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास चक्कर लगाते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम है वो किसी h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम L है, वो h/2 पाई का क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल होता है। अब यहां पे देखो, ये एंगुलर मोमेंटा को भी क्वांटा कंसेप्ट के रूप में, यहां पे देखो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एक ऑर्बिट के लिए आपके पास एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई, दूसरे के लिए 2 रखोगे तो 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई। इस तरीके से आप दे सकते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ये नहीं कि कंटिन्यूअस है। तो यहां से भी एक आपके पास रखोगे तो ये क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का एक क्वांटा इसको कहा जा सकता है। तो क्वांटम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में लगाया गया? हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा में लगाया। इसके साथ ही जब जो एनर्जी निकाली गई nth ऑर्बिट की, वो एनर्जी कितनी आई? -13.6 n² आपके पास -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास उसकी एनर्जी आई। अब यहां पे देखो Z के लिए जो भी रखो, n की वैल्यू रखते जाओ तो डिस्क्रीट एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? सभी की कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए आपके पास n की वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी आएगी। इसका मतलब बोर ने यह बताया कि क्वांटम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर लेवल की, हर एनर्जी लेवल की आपके पास एनर्जी भी डिस्क्रीट होती है। मैक्स प्लैंक ने भी यह बताया था कि एनर्जी को डिस्क्रीट लिखा जा सकता है, और आइंस्टीन ने भी यह बताया जा सकता था कि एक एनर्जी का जो लाइट की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जिनको फोटोन कहा जाता है। तो डिस्क्रीट एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आया है यहां पे, जिसको क्वांटम से क्या किया गया है, जिसका नामकरण क्वांटम नाम से किया गया है, और क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म इससे माना गया है। तो ये तो हो गई कुछ एक चीजें, और भी कंसेप्ट है। फिर इन्हीं के बिहाफ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को, रमन इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया। एकदम से अच्छे रिजल्ट आए। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब क्लासिकली जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किया गया एक्सप्लेन, तो ये नहीं था, प्रयास अच्छे नहीं थे, ज्यादातर रिजल्ट ठीक ठाक आए थे लेकिन कंप्लीटली सही नहीं आए थे। जिसमें रेले जीन्स ने एफर्ट किया था, वीन ने एफर्ट किया था, लेकिन वो सभी सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं थे। कोई लो वेवलेंथ पे सही आ रहा था, कोई हाई वेवलेंथ पे आ रहा था, कंप्लीटली सही कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए इसको क्वांटम कॉन्सेप्ट से जब डिस्कस किया गया मैक्स प्लैंक द्वारा, तो आपके पास एकदम से एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा का रिजल्ट आया। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका जब जन्म माना जाता है तो वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, NH न्यू। तो एनर्जी के क्वांटा कंसेप्ट से इसका क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। अब इसके आधार पे हम ये जो कॉन्सेप्ट जो थे जिनमें कमी रह गई थी क्लासिकल मैकेनिक्स में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया,
रमन इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमी रही, सबका पहले क्लासिकल मैकेनिक्स से बिहेव देखेंगे, फिर क्वांटम मैकेनिक्स से बिहेव देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमी रह गई थी और क्वांटम मैकेनिक्स ने उसको कैसे ओवरकम किया और कैसे अच्छा रिजल्ट, एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया। ओके।